एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति की कल्पना करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति से कोई बहुत बड़ी संवैधानिक गलती हो जाती है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर संविधान के खिलाफ चला जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो सुनने में ही काफी नाटकीय लगती है। बिल्कुल। तो क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? जवाब है नहीं। या फिर क्या प्रधानमंत्री उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सही कहा। क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक और सबसे ऊंचा पद है। सामान्य नागरिकों या मंत्रियों पर लागू होने वाले कानून यहाँ सीधे लागू नहीं होते। तो फिर उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जाएगा? मतलब क्या ऐसा करना संभव भी है? इसका सीधा सा जवाब अभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के पीछे का जो संवैधानिक रहस्य है ना, वो बहुत गहरा है। और यही रहस्य स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लॉ एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आज का एक गहरा विश्लेषण बहुत ही अहम होने वाला है। आज हम आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की पूरी प्रक्रिया, उसमें ज़रूरी विशेष बहुमत और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले उन ट्रिकी सवालों पर बात करेंगे जो अच्छे स्टूडेंट्स को उलझा देते हैं। तो शुरुआत में जो रहस्यमयी सवाल उठाया गया था कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उसका जवाब हमारे संविधान में बहुत ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से पिरोया गया है। हाँ, जैसे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो आर्टिकल 52 बहुत ही स्पष्ट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद आर्टिकल 56 उनके कार्यकाल यानी उनके टर्म ऑफ ऑफिस को निर्धारित करता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम उन्हें पद से हटाने की बात करते हैं। राइट। उन्हें हटाने का इकलौता तरीका आर्टिकल 61 में दिया गया है, जिसे हम इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। देखिए, इम्पीचमेंट कोई आम विधायी प्रक्रिया नहीं है। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन है और संविधान निर्माताओं ने इस अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड तय किया है। और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन। एग्जैक्टली सिर्फ एक ग्राउंड। इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। एक सेकंड रुको। यहीं पर एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। देखिए, लॉ स्टूडेंट्स जब क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां आईपीसी में हर अपराध की एक सटीक डेफिनेशन होती है। चोरी, फ्रॉड, मर्डर, सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया गया। तो फिर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्या डेफिनेशन है? यही तो इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी पहलू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं भी डिफाइन ही नहीं किया गया है। वेट, सच में कोई लिस्ट भी नहीं है? कोई लिस्ट नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं। इसकी व्याख्या पूरी तरह से किसी विशेष मामले के फैक्ट्स पर छोड़ दी गई है। ये कैसे संभव है? मतलब भारत का सर्वोच्च कानून, जिसने हर छोटी बड़ी बात को इतनी बारीकी से लिखा है, उसने इतने गंभीर मुद्दे को बिना किसी डेफिनेशन के खाली कैसे छोड़ दिया? ये डाउट आना बहुत कॉमन है। संविधान सभा की बहसों के दौरान भी ये सवाल उठा था। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बाकी निर्माताओं का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दूरदर्शी था। अच्छा, तो उन्होंने इसे जानबूझकर ऐसे रखा? बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर इसे अनडिफाइंड रखा क्योंकि राष्ट्रपति का पद पॉलिटिकल नहीं है। उनके एक्शंस और उनके सामने आने वाली सिचुएशंस इतनी अलग-अलग हो सकती हैं कि उन्हें किसी एक डेफिनेशन के दायरे में बांधना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था। मतलब अगर फ्यूचर में कोई नया संकट आ जाए तो उसके लिए स्कोप रखा गया? हाँ, मान लीजिए राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने से इनकार कर दें या किसी बिल को अपने पास इनडेफिनेट टाइम के लिए रोक लें, जिससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाए। इसलिए इसे फ्लेक्सिबल रखा गया ताकि टाइम आने पर संसद खुद फैक्ट्स के आधार पर तय कर सके। ये बहुत ही शानदार लॉजिक है। स्टूडेंट्स को इस कॉन्सेप्ट को मेमोरी में लॉक करने के लिए एक मेंटल इमेज बनानी चाहिए। हाँ, विजुअल ट्रिक्स बहुत काम आती हैं एग्जाम्स में। जरा इमेजिन करो एक बहुत बड़ी किताब जिसके कवर पे मोटे अक्षरों में वायोलेशन लिखा है, लेकिन जब उस किताब को खोलते हैं तो अंदर के सारे पन्ने बिल्कुल खाली हैं। वहां कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है। बहुत सटीक एग्जाम्पल है। इस कीवर्ड को हमेशा याद रखना है। ओनली वन ग्राउंड बट नो डेफिनेशन। तो अब जब डेफिनेशन ही नहीं है तो ये तय करने की पावर किसके पास है? जवाब है संसद के पास। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रक्रिया अचानक से शुरू नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अब सवाल उठता है इसके पहले कदम का।
आर्टिकल 61 स्पष्ट करता है कि इम्पीचमेंट की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में हो सकती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? यहीं से चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल काम करना शुरू करता है। इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए किसी मकान मालिक को अपने किराएदार से घर खाली करवाना है। क्या वो अचानक रात में जाकर उसका सामान बाहर फेंक सकता है? नहीं, उसको लीगल नोटिस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। नेचुरल जस्टिस के तहत पहले एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति को भी अचानक नहीं हटाया जा सकता। पहले एक 14 दिन का लिखित नोटिस यानी 14 डेज रिटन नोटिस देना पड़ता है। और ये नोटिस सिर्फ कुछ एमपीज की आम चिट्ठी नहीं हो सकती। लीगल प्रिसिजन यहाँ बहुत जरूरी है। उस 14 दिन के नोटिस पर सदन के टोटल मेंबरशिप के कम से कम 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। यानी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। हाँ, अगर 1/4 सदस्यों का सपोर्ट नहीं है ना, तो वो नोटिस सदन में पेश ही नहीं हो सकता। ये शर्त तो काफी लॉजिकल लगती है। एक तरह का फिल्टर है ताकि कोई भी छोटी पार्टी सिर्फ न्यूज में आने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव ना ले आए। इससे पद की गरिमा बची रहती है। सही कहा। अब मान लीजिए कि 14 दिन का नोटिस दे दिया गया और उस पे 25% से ज्यादा एमपीज के साइन भी हैं। तो 14 दिन पूरे होने के बाद उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है पहले सदन में। और यहीं पर एग्जाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन छिपा होता है ना, जिसे हम द वोटिंग ट्रैप कह सकते हैं। बिल्कुल। इस ट्रैप में तो बहुत अच्छे लॉ स्टूडेंट्स भी फंस जाते हैं। सवाल ये है कि ये रेजोल्यूशन पास कैसे होगा? हाँ, लोगों को लगता है कि आर्टिकल 368 वाले स्पेशल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा, जहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए होता है। लेकिन आर्टिकल 61 की कहानी अलग है। यहाँ पर प्रपोजल को पास करने के लिए 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले आंकड़े से बिल्कुल अलग है। एक सेकेंड, मतलब ट्रायल लोग सदन में कम आए हो, टारगेट नंबर फिक्स रहेगा। एग्जैक्टली। टोटल मेंबरशिप का 2/3 हर हाल में। जी। जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो इसका 2/3 लगभग 362 वोट्स हर हाल में चाहिए होंगे। तो अगर वोटिंग वाले दिन सिर्फ 400 एमपी आए तो उनमें से भी 362 वोट्स ही चाहिए। हाँ, 400 आए या 450, आपको 362 वोट्स लाने ही पड़ेंगे। ये इतना बड़ा नंबर है जिसे अकेले कोई पार्टी तब तक नहीं ला सकती जब तक पूरे देश की और ऑपोजिशन की सहमति ना हो। बाप रे, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स, अगर ये 2/3 मेजॉरिटी वाला वोटिंग ट्रैप पॉइंट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहे। और मेमोरी में लॉक करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखें, 14 डेज, 1/4 साइन और 2/3 टोटल पास। 14 डेज नोटिस, 1/4 साइन और 2/3 टोटल मेजॉरिटी। ये फ्लो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया यहीं पर रुकी नहीं है। मान लीजिए पहले सदन ने ये मुश्किल 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली, तो क्या राष्ट्रपति को तुरंत पद छोड़ना होगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो ये काफी एक तरफा फैसला हो जाता। एक सदन का काम पूरा होने के बाद ये मैटर दूसरे सदन में जाता है। हाँ, अब सेकंड हाउस इन आरोपों की इन्वेस्टिगेट करेगा। वो सदन खुद जांच कर सकता है या किसी स्पेशल कमेटी को ये काम दे सकता है। एक सवाल है यहाँ पर, जांच तो हो रही है, पर क्या इस दौरान राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा? बिल्कुल। और यहीं पर आकर ये पूरी प्रोसेस क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक बन जाती है। अच्छा, मतलब नेचुरल जस्टिस यहाँ भी अप्लाई होता है? एग्जैक्टली। राष्ट्रपति को सदन में उपस्थित होने और किसी लीगल काउंसिल के जरिए अपना डिफेंड करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। वो किसी टॉप लॉयर के माध्यम से साबित कर सकते हैं कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। यानी ये संसद के अंदर चलने वाला एक तरह का कोर्टरूम ट्रायल हो गया है ना, जहां सबूत रखे जाएंगे, बहस होगी और बचाव का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रख दिया और जांच पूरी हो गई। उसके बाद दूसरा सदन एक फाइनल रेजोल्यूशन पास करता है। और वहां मेजॉरिटी का क्या रोल रहेगा? वहां भी सेम मुश्किल शर्त लागू होगी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। और अगर दूसरा सदन भी इस जादुई आंकड़े को छू लेता है तो उसी तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटावा मान लिया जाता है। हाँ, उसका असर तुरंत होता है। तो ये थी पूरी इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन अब एक प्रैक्टिकल डाउट आता है। राष्ट्रपति तो हट गए, अब देश के सर्वोच्च पद की खाली कुर्सी पर कौन बैठेगा? संविधान में इसका बैकअप प्लान पहले से है। आर्टिकल 65 के तहत जब भी राष्ट्रपति का पद इस तरह से खाली होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उनका कार्यभार संभाल लेते हैं।
और नए चुनाव की भी एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट है। आर्टिकल 62 के हिसाब से 6 महीने के अंदर नए चुनाव होने ही चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ लॉ स्टूडेंट्स को एक और बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए। बहुत बार स्टूडेंट्स इम्पीचमेंट और रिमूवल इन दोनों वर्ड्स को एक समझ लेते हैं। हाँ, ये सबसे कॉमन गलती है। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इम्पीचमेंट वर्ड जो आर्टिकल 61 में है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। और इसका एक ही ग्राउंड है, संविधान का उल्लंघन। जबकि जो वर्ड रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और उनको हटाने के रूल्स और मेजॉरिटी का कैलकुलेशन आर्टिकल 61 से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए एग्जाम में अगर जज को हटाने पर सवाल आए तो गलती से भी इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। वहां रिमूवल ही सही लीगल टर्म है। लीगल एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए। अब इस मुद्दे को थोड़ा और डीपली देखते हैं। हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल नजरिए से क्या आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है? ये तो मुझे भी जानना था। क्या कोई लैंडमार्क केस लॉ है हमारे पास? हमारे लोकतंत्र की ये बहुत अच्छी बात है कि आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। आर्टिकल 61 की प्रक्रिया कभी शुरू तक नहीं हुई। ओ वाओ, मतलब डायरेक्ट आर्टिकल 61 को एक्सप्लेन करने वाला कोई केस लॉ ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए दो बहुत हिस्टोरिकल केसेस हैं जो हर एग्जाम में काम आएंगे। पहला केस कौन सा है? 1955 का। इस केस के फैक्ट्स क्या थे और ये राष्ट्रपति की शक्तियों से कैसे जुड़ता है? देखिए, 1950s में पंजाब सरकार ने स्कूल की किताबों की प्रिंटिंग का काम अपने हाथ में ले लिया था। तो जो प्राइवेट पब्लिशर्स थे उनका धंधा ठप हो गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि सरकार के पास ऐसा करने का कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव यानी संसदीय कार्यपालिका को बहुत डीपली समझाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक यानी नॉमिनल हेड हैं। असली ताकत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। अच्छा, और इस प्रिंसिपल को और मजबूत करने वाला दूसरा केस कौन सा है? वो है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। ये केस डायरेक्टली राष्ट्रपति और राज्यपाल की पावर्स पर था। इसमें क्या पॉइंट क्लियर हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन असल में उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेटिस्फैक्शन होता है। आर्टिकल 74 के तहत वो मिनिस्टर्स की एयर एंड एडवाइस पर ही काम करते हैं। एक सेकेंड, अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। अगर शमशेर सिंह केस कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह माननी ही पड़ेगी और अगर वो सलाह मानने से साफ इनकार कर दे तो क्या उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा? एग्जैक्टली। लीगल एक्सपर्ट्स का यही मानना है। हालांकि हमारे पास कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछें तो शमशेर सिंह केस का हवाला देकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जानबूझकर सलाह ना मानना पोटेंशियल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो अब इस गहरे विश्लेषण को समेटने का वक्त आ गया है। शुरुआत वाले उस रहस्यमयी सवाल पर वापस चलते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए। उसका एकमात्र जवाब है आर्टिकल 61। और जैसा हमने देखा, ये बहुत ही कठिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इसको इतना स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए इसका मिसयूज ना कर सके। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करके सब मेमोरी में लॉक कर लेते हैं। आर्टिकल 61 का इकलौता ग्राउंड, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी? संसद के किसी भी सदन से। शुरुआत के लिए जरूरी क्या है? 14 दिन का नोटिस, जिसपे 1/4 मेंबर्स का साइन ऑन। पास कैसे होगा? दोनों सदनों में टोटल मेंबरशिप के 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, यह प्रक्रिया क्वाजी जुडिशियल है जिसमें राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट रिवीजन। अब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सोर्स मटेरियल के आधार पर इन 3 सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहला सवाल सीधा प्रोसेस पर हो सकता है, जैसे एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61। हाँ, इसमें स्टेप्स बताने हैं, ग्राउंड, नोटिस, वोटिंग मैथ और डिफेंस का राइट। दूसरा सवाल एनालिटिकल हो सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसमें सिर्फ प्रोसीजर नहीं लिखना, बल्कि ये समझाना है कि 14 दिन का टाइम, 14 सिग्नेचर्स, 2/3 मेजॉरिटी और क्वाजी जुडिशियल नेचर कैसे एक शील्ड का काम करते हैं। और तीसरा सबसे ट्रिकी,
कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फॉर एनी रीजन अदर देन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। यहाँ क्लियरली नो लिखना है और फिर आर्टिकल 61 को एक्सप्लेन करते हुए जजेस की रिमूवल प्रोसेस से डिफरेंस बताना है। लॉ एस्पिरेंट्स को इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने की आदत डालनी चाहिए। और अब जाने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। सोचने वाली बात यह है कि संविधान निर्माताओं ने इस प्रोसेस को इतना मुश्किल क्यों बनाया कि आज तक इसका यूज ही नहीं हुआ? काफी डीप बात है। क्या ये किसी पॉलिटिकल मिसयूज को रोकने का सबसे बेस्ट वेपन है? या फिर इसने राष्ट्रपति को इतना सेफ कर दिया है कि उन्हें हटाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है? मतलब क्या ये आर्टिकल 61 सच में एक ढाल है या सिर्फ एक कागजी शेर? इस पर लोगों को जरूर सोचना चाहिए। ये सच में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक बहुत गहरा पहलू है जिस पर हमेशा बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।